जी अब लेक्चर के दूसरे हिस्से की तरफ चलते हैं। इसमें हम 5 एलिमेंट्स ऑफ एश्योरेंस एंगेजमेंट में जो लास्ट एलिमेंट है और प्रैक्टिकली सबसे जो ज्यादा अहम एलिमेंट है उसको डिस्कस करेंगे, जो कि है रिटन एश्योरेंस रिपोर्ट। तो हमारी रिपोर्ट चैप्टर 4 डिस्कस करेंगे। ये हम ऑडिट में ऑडिट करते हुए हजारों डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं। ऑडिट रिपोर्ट वो डॉक्यूमेंट है जो बाकी सारे डॉक्यूमेंट से अफजल है, सबसे अहम है, सबसे अहम है। और ये चैप्टर भी प्रोबेबली हमारे पूरे सिलेबस में सबसे ज्यादा अहम है। ये पूरा चैप्टर हमारे सिलेबस में सबसे ज्यादा है। और इस पूरे चैप्टर में अगर आपने पूरा चैप्टर बेस करा ऑडिट रिपोर्ट के ऊपर, ये ऑडिट रिपोर्ट का एक फॉर्मेट जो है ये हमारे सिलेबस का नहीं है। ICAP ने ISAs के फॉर्मेट को कॉपी किया। हमने प्रैक्टिकल एक फॉर्मेट, बात तो वही है लेकिन वही एग्जांपल प्रैक्टिस से आ जाए तो थोड़ा पता चल जाता है कि प्रैक्टिस में चीजें कैसे काम कर चल रही हैं। तो फॉर्मेट जिसने ये रिपोर्ट समझ ली ना, इस रिपोर्ट पूरा ऑडिट समझ लिया। जिस दिन आपने ये रिपोर्ट समझी, 4-5 सबों की होती है, पहले 1.5 सबों की होती थी, लेकिन कुछ रिवीजन आई 4। जिसने ये रिपोर्ट पढ़ के समझ ली कि क्या कह रहा है, पूरा ऑडिट स्टार्ट से लेके एंड तक पूरे ऑडिट का ओवरव्यू समझ लिया, ऑडिट समझ लिया, स्टेजेस क्या है, क्या काम करते हैं, क्या नहीं करते, हर चीज उसने समझ ली। अगर आपने ऑडिट रिपोर्ट को पढ़ के अंडरस्टैंड कर लिया, इसमें हर ऑडिट का कंसेप्ट, तकरीबन हर कंसेप्ट, स्वय चंदे की का जो प्रॉब्लमेटिक चीजें होती है ना, उनकी तकरीबन हर कंसेप्ट उसने डिस्कस कर दिया। ठीक है, तो हमने इस चैप्टर का टारगेट क्या है, मकसद क्या है, आपको इस काबिल बनाना है कि आप ये ऑडिट रिपोर्ट पढ़ के समझ सकें और फिर इसको बनाने के काबिल हों। क्योंकि आपकी ट्रेनिंग आपको अच्छा यूजर बनाने के लिए नहीं दी जा रही, अच्छा ऑडिटर बनाने के लिए दी जा रही। अगर मैंने आपको इन्वेस्टमेंट कोर्स करवाना होता ना, तो सिर्फ आपको ऑडिट रिपोर्ट पढ़ाना और इससे क्या नतीजा निकालना है वो सिखाया जाता। लेकिन चूंकि आपको ऑडिटर बनाया जा रहा है, तो आपको ये रिपोर्ट पढ़ाने का ये पहला स्टेप है। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, आपको इस काबिल बनाना कि इस रिपोर्ट को आप ड्राफ्ट भी कर सके। ड्राफ्ट करने का मतलब क्या है, बना सके, लिख सके। तो पहले तो सिर्फ आपको ये मैं दिखाना चाह रहा हूं कि ऑडिट रिपोर्ट कैसी होती है। ये ऑडिट रिपोर्ट ऐसी होती है, ठीक है। ये देखें ऑडिट रिपोर्ट है, इसने इसके ऊपर कोई बड़ी बड़ी हेडिंग करके लिखा हुआ है, ये ऑडिट रिपोर्ट है। फिर इसके बाद रिपोर्ट, फिर ओपिनियन है, हेडिंग, अच्छा हेडिंग दे रहा है, अच्छा पैराग्राफ होते हैं इसमें, हेडिंग दे रहा है, ओपिनियन, पैराग्राफ भी आ रहे हैं, फिर बेसिस फॉर ओपिनियन भी दे रहा है। हाँ, ओपिनियन हो तो उसकी बेसिस भी तो होती है। ये तो हमने लॉ में भी सीख लिया था कि डिसीजन और बेसिस और डिसीजन होते हैं। तो यहाँ पे हमारे ओपिनियन की भी, और ये तो हमने वो मूवी में भी देखा था कि वो जज ने फैसला बाद में दिया था। पहले कहा था तमाम सबूतों और गवाहों के बयानात की रोशनी में अदालत इस नतीजे पे पहुंची है, नतीजा बाद में, नतीजा अलग, बेसिस अलग। ऐसा ही है ना, हर प्रोफेशनल जो ओपिनियन देता है उसकी कोई बेसिस होती है। ऐसा नहीं है कि इसे सुना था और इसको आगे ट्रांसफर कर दिया। ऐसे होता है, फेसबुक पे पोस्ट आई थी, शेयर कर दी मैंने, ऐसे नहीं। हम जो भी इंफॉर्मेशन ट्रू प्रोफेशनल के जरिए से जो आगे गुजरती है ना, वो वही इंफॉर्मेशन आगे पास ऑन करता है जिसके बारे में उसके पास एविडेंस हो कि ये ठीक है। जिसके बारे में एविडेंस ना हो, प्रोफेशनल कभी भी वो आवाज, वो मुंह से सेंटेंस नहीं निकालेगा। तो हर ओपिनियन का बेसिस फॉर ओपिनियन होगा, हर ओपिनियन का। अच्छा, और क्या क्या होगा, की ऑडिट मैटर्स, ये क्या होते हैं, ये मुझे लगता है कि ऑडिट मैटर हेडिंग से जो समझ आ रहा है वो ये कि इस ऑडिट में कोई इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं ना, वो ये होंगी की पॉइंट्स। लेकिन इसमें कोई मिस स्टेटमेंट वगैरह नहीं होगी कि होगी, सोचें जरा, सोचें कि यार क्यों, क्या कोई मिस स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट नहीं होती क्या? मिस स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन वो तो फिर ऊपर ओपिनियन में आ जाएगी। उसमें तो वो मॉडिफाइड ओपिनियन देंगे इसको, वो तो फिर हम ओपिनियन में क्या बताते हैं हम कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक है कि गड़बड़। इसमें क्या ओपिनियन में क्या बताते हैं हम, ठीक है कि गड़बड़ है। तो अगर मिस स्टेटमेंट होगी ना, तो वो है की ऑडिट मैटर, एग्रीड, अहम है, लेकिन उसे इधर नहीं फिट करना। किधर फिट करना है, क्योंकि ओपिनियन में बताते हैं फाइनेंशियल में ठीक है कि नहीं। अगर कोई चीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अफेक्ट कर रही है तो वो उधर जाएगी। इधर तो हो रहा है कि उसने भागदौड़ की होगी। जैसे कहेगा भैया मेरी बात सुन, ये जो कुछ मसले मसाइल आए थे, रीवैल्यूएशन की हुई थी क्लाइंट ने, की ठीक थी, लेकिन रीवैल्यूएशन को चेक करते करते ना मुझे लग पता गया, वो वैल्यूअर के पीछे भागना पड़ा, उसकी रिपोर्ट निकलवानी पड़ी, पढ़नी पड़ी रिपोर्ट, फिर देखा इंटायर क्लास रीवैल्यू हुई है कि नहीं। ये सारे काम हमें देखने पड़े, बड़ा मुश्किल कर लिया हमने, काम ठीक भी था लेकिन बहुत मुश्किल हुई। ये की ऑडिट मैटर में ये चीजें लिखनी है जो अहम है, लेकिन आपने उनके ऊपर काम मुकम्मल कर लिया है। उनकी वजह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट में गड़बड़ कोई नहीं है, लेकिन हमें भागदौड़ बहुत ज्यादा करना पड़ी। वो की ऑडिट, तो समझ ना ओपिनियन और की ऑडिट मैटर में फर्क, ये आहिस्ता आहिस्ता समझ में आएगा। की ऑडिट मैटर
अच्छा, आगे की ऑडिट मैटर बता रहा है रेवेन्यू रिकॉग्निशन। कह रहा है जो रेवेन्यू रिकॉर्ड किया ना क्लाइंट ने, वो कुछ ना पूछो मैंने कैसे वेरीफाई किया, कुछ ना पूछो, बड़ी मुश्किल से वेरीफाई किया। बड़ी वैसे तो सारा हर कोई भी काम करना मुश्किल होता है, लेकिन ऑडिट में अगर आपके 25 एरियाज है, 30, उनमें 2-3 एरियाज में बहुत ही आपको एक्सटेंसिव वर्क करना पड़ा, तो क्या हमें बता देना चाहिए? अच्छा, की ऑडिट मैटर की बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है इसकी। पहले की ऑडिट मैटर नहीं होता था। मैं थोड़ी सी आपके साथ डिस्कशन, अगर ज़्यादा टाइम जाया करूँ थोड़ा सा। पहले हमारा हुआ करता था रिपोर्टिंग का रूल, एक्सेप्शन रिपोर्टिंग। एक्सेप्शन रिपोर्टिंग कहते हैं कि काम चेक करें, जो सही है उसके बारे में कुछ ना बताएं, जो गड़बड़ है वो बताएं। ठीक है, आप अभी जब टेस्ट देते हैं ना, आपके मार्क्स 10 में से आते हैं 8। कुछ स्टूडेंट होते कहते हैं 8 पास हो गए, बट ठीक है। कुछ स्टूडेंट कहते हैं 2, वो ये नहीं देखते कितने नंबर मिले हैं, वो कहते हैं कितने नंबर डिडक्ट हुए। कहते हैं डिडक्ट में मेरी कोई गलती होगी, मैं पूछता हूँ गलती क्या सर? वैसे तो पेपर में लिखी होती है, लेकिन अगर नहीं लिखी हुई मैं सबसे पूछ लूंगा क्या गलती है, ताकि मुझे पता चले मैं उस पर काबू पाऊँ, अगली दफा ये गलती ना हो। एक्सेप्शन रिपोर्टिंग बताइए, ऑडिट में हम अगर 10 में से 8 ठीक है एरियाज, 2 गलत है, ऑडिट रिपोर्ट में किसका जिक्र करते हैं? तो पहले यही होता था। और वो भी ज्यादातर चूंकि फाइनेंशियल में ठीक होती है, तो हम अनमोडिफाइड रिपोर्ट देते थे। जब अनमोडिफाइड रिपोर्ट देते थे ना, तो क्लाइंट और यूजर क्या करते थे, ऑडिटर तो कोई काम करता ही नहीं है, वो तो सिर्फ एक रिपोर्ट साइन करके देते थे, सब कुछ ठीक है। साइन करने के पैसे लेता है सिर्फ। देखिए ये ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्मेट आप देखेंगे ना, ये स्टैंडर्डाइज्ड है। इसमें सिर्फ ऑडिटर का नाम बदलता है, नीचे डेट बदलती है और साइन बदलते हैं। तो यूजर क्या समझते थे, ये आज से 8-9 साल पहले तक की बात है, ये ऑडिटर सिर्फ साइन करके तो पैसे ले लेता है, करता गया। हमने कहा अच्छा, आईफैक ने, आपको पता है आईफैक अकाउंटेंट को प्रोटेक्ट करता है। आईफैक ने कहा एक ऐसा स्टैंडर्ड निकालता हूं, ऐसी रिवीजन लेके आता हूं रिपोर्ट में कि आइंदा से अगर कोई मिस स्टेटमेंट वगैरह हुई वो तो हम बता देंगे, नहीं हुई तो नहीं बताएंगे, लेकिन हमने जो बड़ी बड़ी भागदौड़ की है, जो हमने बड़े बड़े सिग्निफिकेंट प्रोसीजर परफॉर्म, वो जरूर बताएंगे, ताकि यूजर को पता चले जो हमने रिपोर्ट साइन किया ना, घर बैठ के नहीं किया हमने। बात समझ रहे हैं? हम अपनी एफर्ट्स को भी बताएंगे, जो प्रोसीजर परफॉर्म किया वो भी बताएंगे। आज से 8-9 साल पहले हम अपना काम करने के बाद जो उसका रिजल्ट होता था, वो सिर्फ ओपिनियन की शक्ल में बताते थे। उस काम को करने के जो प्रोसीजर्स हैं वो नहीं बताते थे। अब हम प्रोसीजर भी बताते हैं। और रीजन क्या है? रीजन कुछ नहीं है, कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, सिर्फ एक रीजन है, क्या? कि जनरल पब्लिक को पता चले हमने घर बैठ के हम भी भागदौड़ करते हैं, हमें पैसे देते हुए उन्हें दुखे ना, हाँ दिल पे ना लगे। ठीक है, तो इसलिए उसने यहाँ पे देखे की ऑडिट मैटर इसी वजह से याद हुआ। की ऑडिट पहले आज से 8-9 साल पहले वाली ऑडिट रिपोर्ट देखने आपको की ऑडिट मैटर नजर नहीं आएगा। की ऑडिट मैटर पहले उसने क्या बताया, कह रहा है पहला जो मुझे सबसे बड़ा मसला पेश आया, मैनेज कर लिया मैंने, कैसे मैनेज किया मैंने, ये काम करके, लेकिन मसला तो आया की ऑडिट मैटर। फिर एक ही ऑडिट मैटर था, कभी कभी 2 या 3 भी होते हैं, एक ही होगा क्या? मेरा ख्याल है शायद मैंने बाकी प्रिंट नहीं निकाले, क्योंकि आपको मकसद सिर्फ रिपोर्ट, ये पेज नंबर 30 है ना, आगे पेज नंबर कौन सा बोला, पेज नंबर 30, हाँ ठीक, एक ही ऑडिट मैटर होगा इसमें। ठीक है, एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकते हैं। फिर आगे इसके बाद क्या लिखा है, इंफॉर्मेशन अदर देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड रिपोर्ट देयर ओन, ये अदर इंफॉर्मेशन है। इंफॉर्मेशन अदर देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड ऑडिटर्स रिपोर्ट देयर ओन, इसका शॉर्ट नेम क्या है? अदर इंफॉर्मेशन बताया आपको क्या होती है? हाँ, डायरेक्टर्स बोर्ड, चेयरमैन व्यू, उसके बारे में जिक्र कर रहा है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में तो मैंने तुम लोगों को बता दिया, किधर बताया, किस पैराग्राफ में बताया? ओपिनियन में। कहता है डायरेक्टर्स बोर्ड में अगर कोई गड़बड़ है ना, वो भी मैं तुम लोगों को बता दूंगा, लेकिन वो ओपिनियन में नहीं बताऊंगा, क्योंकि वो मेरा प्राइमरी पर्पस नहीं है। वो किधर बताऊंगा? इसका ये मुश्किल नेम है पूरा, शॉर्ट नेम इसका क्या है? अदर इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन अदर देन। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं। फिर इसके बाद ये नीचे क्या बता रहा है, मैनेजमेंट एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मैनेजमेंट की रिस्पांसिबिलिटी लिख रहा है फाइनेंशियल। गैस कीजिए इस पैराग्राफ के अंदर उसने क्या लिखा होगा? इंटरनल कंट्रोल, शाबाश। फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे करने की रिस्पांसिबिलिटी, गोइंग कंसर्न की रिस्पांसिबिलिटी। फिर इसके बाद आइटम रिस्पांसिबिलिटी है। इसमें गैस कीजिए उसने क्या बताया होगा? वेरिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फिर उसने डिटेल एक्सप्लेनेशन भी दिया है कि वेरिफिकेशन करते हुए हम क्या क्या करते हैं। वो कह रहा है जी जो प्रोसीजर परफॉर्म कर रहा है, नहीं ये अपनी जिम्मेदारी बता रहा है, उसमें तो उसने प्रोसीजर परफॉर्म किया था, यहाँ पे जिम्मेदारी क्या बता रहा है? कह रहा है मेरी जिम्मेदारी में ये भी शामिल है, क्या शामिल है? ये ऊपर उसने ओवरऑल जिम्मेदारी बताई, रीजनेबल एश्योरेंस ऑफ इनकम। कह रहा है आइडेंटिफाई एंड असेस रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये लाइन समझ आ रही है? मेरी जिम्मेदारी में सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की वेरिफिकेशन नहीं है, आइडेंटिफाई एंड असेस रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, रिस्क असेसमेंट भी शामिल है। आगे फिर उसी की एक्सप्लेनेशन दे रहा है रिस्क असेसमेंट की। अच्छा हमने कहा और क्या शामिल है? उसने कहा ठहर जाओ और भी सुनो, मेरी रिस्पांसिबिलिटी में ऑब्टेन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंट्रोल रेलिवेंट टू ऑडिट भी शामिल है। यानी ये यहाँ क्या बता रहा है? मैं अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंट्रोल भी ऑब्टेन करनी है, ये भी मेरी जिम्मेदारी। ये समझ आ रही है?
इंटरनल कंट्रोल की अच्छा उसने ये तो कहा है इंटरनल कंट्रोल की अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करना मेरी जिम्मेदारी है। टेस्ट ऑफ कंट्रोल नहीं लिखा कि वो मेरी जिम्मेदारी, वो कभी करते हैं कभी नहीं करते। शाबाश, अगर जिम्मेदारी हो ना तो फिर हर सूरत में करनी पड़ती है। फिर कह रहे हमने अकाउंटिंग पॉलिसीज और अकाउंटिंग एस्टीमेट्स और उनके डिस्क्लोजर को भी चेक करना, ये भी हमारी जिम्मेदारी है। भैया भी जिम्मेदारी है। फिर कह रहे गोइंग कंसर्न को देखना कि अप्रोप्रिएट है कि नहीं, कहीं गोइंग कंसर्न को कोई मसला तो नहीं है। गोइंग कंसर्न का कोई मसला तो, गोइंग कंसर्न का मसला समझते ना क्या होता है कि कंपनी डूबने का खतरा, अगर कंपनी डूबने का खतरा होना तो मैनेजमेंट ने उसे लिखना होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कि छुपाना चाहिए, और लेकिन वो छुपाने की कोशिश करती है। इसीलिए खास तौर पे हमारी जिम्मेदारी होती है कि अगर गोइंग कंसर्न का कोई मसला है ना मैनेजमेंट का, तो फिर हम चेक करके उसको इंश्योर करें कि मैनेजमेंट ने बताया हो, छुपाया ना हो। खास तौर पे गोइंग कंसर्न का जिक्र क्यों कर रहा है यहाँ पे, क्योंकि गोइंग कंसर्न को मैनेजमेंट छुपाने की खास तौर पे कोशिश करती है। हाँ, ये इशू होगा तो हम कहाँ बताएंगे, ये मैं बाद में बताऊंगा। अभी सिर्फ जिम्मेदारी बता रहा हूँ, जिम्मेदारी को पूरा कैसे करना ये नहीं बता रहा, ये नहीं बता रहा जिम्मेदारी क्या ये बता रहा हूँ। फिर इसके बाद इवैल्यूएट ओवरऑल प्रेजेंटेशन। ऑडिटर कह रहा है ये भी मेरी जिम्मेदारी है कि मैंने ओवरऑल प्रेजेंटेशन देखनी है, डिस्क्लोजर ठीक है कि नहीं, ये सारी जिम्मेदारी होगी। फिर अगले पैराग्राफ में क्या कह रहा है, वी कम्युनिकेट विद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। कह रहा है हम सिर्फ मैनेजमेंट के साथ नहीं, डायरेक्टर के साथ भी कम्युनिकेट करते हैं। करते हैं जी। अच्छा, क्या कम्युनिकेट करते हैं? कहता है दूसरे भी मैटर्स, कुछ रूटीन की चीजें भी, कुछ अमंग अदर मैटर। कह रहा है और भी चीजें करते हैं, लेकिन खास तौर पे स्कोप एंड टाइमिंग ऑफ ऑडिट, सिग्निफिकेंट ऑडिट फाइंडिंग्स, ये कम्युनिकेट करते हैं। वी आल्सो प्रोवाइड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर विद स्टेटमेंट दैट वी हैव कंप्लाइड विद, ये भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ये सारी चीजें बता रहा है इनमें कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कुछ चीजें कम्युनिकेट करना भी शामिल है। तीनों पैराग्राफ में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के साथ इसमें कह रहा है मैं ये कम्युनिकेट करूंगा, इसमें कह रहा है ये कम्युनिकेट करूंगा, इसमें कह रहा है ये करूंगा। फिर रिपोर्ट ऑन अदर लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, हमने पढ़ा था ना चैप्टर 1 में कि ऑडिट इंश्योर मैनेजमेंट इज कंप्लाइंग विद स्टैट्यूटरी। तो मैनेजमेंट की कुछ स्टैट्यूटरी ड्यूटीज होती हैं जो कंपनी लॉ ने मैनेजमेंट में इम्पोज की है, जैसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स वगैरह मेंटेन करना। कंपनी लॉ जिन कैप्शन में पढ़ा ना, उनको वो लिस्ट याद होगी, वो प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स वाली, ज़कात वाली वगैरह वगैरह। ये 4 मैटर्स होते हैं। असल में ना कंपनी एससीसीपी ने कंपनीज को कहा हुआ है, ए कंपनीज तुमने 4 चीजों को मेंटेन करना है, 4 जिम्मेदारियां तुम्हारी मैं लगा रहा हूं। पहली जिम्मेदारी आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी है। दूसरी जिम्मेदारी आपने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वगैरह है वो कंपनीज एक्ट के मुताबिक ड्रॉ करनी है। ज़कात और इन्वेस्टमेंट, ये 4 अल्फाज याद कर लें, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ज़कात, इन्वेस्टमेंट और बुक्स ड्रॉन अप इन कन्फर्मिटी विद कंपनीज एक्ट। ये 4 मैनेजमेंट की ड्यूटीज हैं। कमीशन ने लगाई मैनेजमेंट पे। अच्छा, कमीशन बहुत चालाक है, इसने मैनेजमेंट की ड्यूटी लगा दी 4 काम करो, लेकिन चेक करने के लिए अपनी टीम नहीं भेजी। ऑडिटर को कहा तुम ऑलरेडी का चेकिंग करने के लिए जाते ना अपना काम चेक करने के लिए, ये भी 4 चीजें चेक कराओ। तो इसलिए हम एज ऑडिटर, हालांकि हमारे ऑडिटिंग स्टैंडर्ड के स्कोप में ये अदर लीगल रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट शामिल नहीं है 4, किसी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में ये, सॉरी ऑडिटिंग स्टैंडर्ड में ये नहीं लिखा हुआ कि ऑडिटर ने ये 4 चीजें भी चेक करनी है। ये रिपोर्ट ऑन अदर लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट के नीचे 4 चीजें किसी ऑडिटिंग स्टैंडर्ड में ऑडिटर की जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन ऑडिटर ये काम क्यों करता है? एससीसीपी ने बोला है, ठीक है। फिर इसके बाद नीचे ऑडिटर के साइन आ गए नीचे, अब सॉरी इंगेजमेंट पार्टनर का नाम आ गया। इंगेजमेंट पार्टनर ऑन द ऑडिट रिजल्टिंग इन दिस इंडिपेंडेंट ऑडिटर रिपोर्ट इज, ये उस फर्म के एक पार्टनर का नाम है, इस फर्म के जिसने ऑडिट किया है एक पार्टनर का नाम है जो इसने इस टीम को लीड किया है, ऑडिट टीम को लीड किया। क्या इस टीम में सिर्फ एक ही बंदा होगा? और भी होंगे, लेकिन पार्टनर यही है, एंगेजमेंट पार्टनर या लीडर। नीचे साइन है फर्म के, समझ नहीं ना आ रहे क्या है? हाँ, लेकिन ये मुझे पता है, ये लिखा हुआ है सीईओ, ये लिखा हुआ है ए, और ये एफ, ये भी एफ है, ये भी है। हम भी कुछ इसी तरह के मिलते जुलते करते हैं ना, पहचाना। ये सिग्नेचर है, ये नीचे फर्म का नाम है, ये सिटी नेम है जिस सिटी में ये एंगेजमेंट पार्टनर प्रैक्टिस करता है। लाहौर में भी इनका ऑफिस है, इस्लामाबाद में भी है। और फिर नीचे डेट है, ये क्या कहलाती है? डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। कौन सी डेट? ये है ऑडिट रिपोर्ट। आज आपको अगर ये ऑडिट रिपोर्ट मैं व्हाट्सएप पे शेयर कर दूं तो मुश्किल काम है, रीड कर लेंगे? आपको जिस दिन आपको ये तकरीबन 30% समझ आएगी, जिस दिन आपको ये 90% समझ आ गई ना, समझ लीजिए आप ऑडिटर बन गए, ऑडिटर बन गए, ठीक है। तो सैंपल बेस पे एक दफा रीड करके देख लीजिएगा क्या क्या कहता है, क्योंकि कुछ कंसेप्ट आपने पढ़े हैं, कुछ अभी नहीं पढ़े कंसेप्ट, लेकिन सारे एक दफा आपकी नजर से गुजर जाएंगे, आपको पता चल जाएगा पूरा ऑडिट होता क्या है, कहां से शुरू होता है, कहां खत्म होता है। लेकिन याद रखें, वैसे तो मैं आपको अगर समझाना चाहूं तो इस पूरी ऑडिट रिपोर्ट को डिस्कस करना शुरू कर सकता हूं, लेकिन आपको पता है जब कोई चीज बड़ी हो ना, मुश्किल हो, तो हम वो गोरों का तरीकाकार इख्तियार करते हैं। कौन से वाला? डिवाइड एंड रूल। तो बजाय ये कि मैं आपको पूरी ऑडिट रिपोर्ट एक ही दफा पढ़ा दूं, क्यों ना इसके कुछ हिस्से कर लें, हर हिस्से को लहदा पढ़ें, ताकि बाद में फिर जब आप पूरी ऑडिट रिपोर्ट पढ़ें जोड़ के सारे हिस्से, तो आपको आसानी हो। भाई ऐसे ठीक है?
चलिए आइए फिर अब वन बाय वन। ये हमारा चैप्टर 4 है। पब्लिशर से अभी मैंने बात की, वो कह रहा है सर जी कल शाम तक किताब आ जाएगी। वॉल्यूम 1 कल शाम तक आ जाएगा, वॉल्यूम 2 परसों शाम तक आ जाएगा। ठीक है, तो तब तक आपको नोट्स अभी डिस्ट्रीब्यूट हो गए ना। हाँ, ये 3-4 लेक्चर हमारे ईद तक का मटेरियल तैयार हो गया। ठीक है, लेकिन कोशिश करनी है आपने कि परसों किताब ले लें दोनों वाले। चैप्टर 4 टाइटल क्या है? आइटर रिपोर्ट। और इसका मतलब आइटर रिपोर्ट और चीज, ओपिनियन और चीज, क्या फर्क है? आइटर रिपोर्ट पूरा पेज, ओपिनियन उसका एक सबसे अहम वाला हिस्सा, पहला और सबसे अहम हिस्सा। इसमें आज हम पढ़ने जा रहे हैं एलिमेंट्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। एलिमेंट्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट का मतलब क्या है कि ऑडिट रिपोर्ट के कितने पैराग्राफ हैं? कितने पैराग्राफ हैं? कुछ पैराग्राफ हैं वो हर रिपोर्ट में होते हैं, अनमोडिफाइड में भी और मॉडिफाइड में भी, और कुछ पैराग्राफ होते हैं जो सिर्फ मॉडिफाइड में है। फिर से पहला कंसेप्ट क्या सीखा आपने? कुछ पैराग्राफ या एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो हर रिपोर्ट में है, चाहे अनमोडिफाइड है, और कुछ पैराग्राफ ऐसे हैं, पहले कौन से पढ़े? जो दोनों में सेम है, इनको हम कहते हैं कोर या बेसिक एलिमेंट। सबसे पहले टाइटल। कह रहा ऑडिट रिपोर्ट का एक टाइटल होगा जिसमें लिखा होगा कि ये इंडिपेंडेंट ऑडिटर की रिपोर्ट है। ये टाइटल किस लिए दिया जाता है, इंडिपेंडेंट ऑडिटर रिपोर्ट? ताकि पता चल जाए ये ऑडिटर की रिपोर्ट। एनुअल रिपोर्ट के अंदर बाकी हर चीज मैनेजमेंट ने तैयार की हुई है, सिर्फ ये वो रिपोर्ट है जो मैनेजमेंट ने नहीं तैयार की। किसने की है? ऑडिटर ने। इसलिए टाइटल जरूरी है, वरना टाइटल ना हो तो लोग डायरेक्टर्स रिपोर्ट और ऑडिटर्स रिपोर्ट में फर्क ना ढूंढ सके। डायरेक्टर रिपोर्ट और ऑडिटर रिपोर्ट में जी हाईब्रिड क्लास रूम नंबर 6 में अगर व्यू आ रहा है तो मुझे माइक के जरिए से ओके कीजिए। व्यू नजर आ रहा है कि नहीं आपको? यस या नो कीजिए माइक के जरिए। हाईब्रिड क्लास रूम नंबर 6, शाबाश। अच्छा, तो टाइटल इंडिपेंडेंट रिपोर्ट कह रहे हैं इसलिए ताकि जो एनुअल रिपोर्ट होती है ना उसके अंदर दूसरी रिपोर्ट भी होगी, उससे फर्क हो सके। वरना डायरेक्टर रिपोर्ट कौन सी है, ऑडिटर रिपोर्ट कौन सी है, नहीं पता चलेगा। कैसे पता चलेगा? टाइटल से। टाइटल से। आप कहेंगे सर हमें तो पता चल जाएगा, आपको पता चल जाएगा ना। नॉर्मल यूजर तो हाँ, चीनी जापानी एक दूसरे को देखे पहचान लेते हैं, ये चींग मांग शू है, ये क्यों मांग है। हमारे लिए पूरी फैमिली इकट्ठी हो जाएगी ना, ये भी नहीं पता चलेगा मेल कौन है फीमेल कौन है। तो शक्लें ऐसी आपस में ऐसे ही होता है ना। तो आम यूजर के सामने अगर डायरेक्टर रिपोर्ट ऑडिटर रिपोर्ट रखेंगे ना, उसको नहीं पता चलने वाला दोनों में क्या है। इसीलिए बेहतर है नाम लिख दें कि भैया ये ऑडिटर रिपोर्ट है, गलत फहमी का शिकार ना हो जाना। ठीक है, नेसेसरी। दूसरी चीज क्या होगी? एड्रेसी। एड्रेसी क्या है? किसके लिए रिपोर्ट लिखी जा रही है। ये स्टैट्यूटरी ऑडिट सीख रहे हैं ना हम। स्टैट्यूटरी ऑडिट में एड्रेसी होता है शेयर होल्डर, जिसे पाकिस्तान में मेंबर्स बोलते हैं। नॉन स्टैट्यूटरी ऑडिट हो तो कोई और भी हो सकता है, जैसे डायरेक्टर्स, जैसे बैंकर, जैसे बैंक ने कहा ऑडिट करवा के लाओ, एड्रेसी कौन होगा? बैंक। कंपनी ने अपना बिजनेस बेचना है, खरीदने वाले ने कहा पहले ऑडिट करवाओ। अब ऑडिट जो होगा उसका एड्रेसी, एप्रोप्रिएट एड्रेसी। ये स्टैट्यूटरी ऑडिट नहीं है, नॉन स्टैट्यूटरी है, स्पेशल हालात में करवाया जा रहा है। अब एड्रेसी कौन होगा? जो कंपनी खरीद रहा है, बायर। तो स्टैट्यूटरी ऑडिट है तो एड्रेसी मेंबर। नॉन स्टैट्यूटरी ऑडिट में अमूमी तौर पे डायरेक्टर्स होते हैं, लेकिन कोई और भी हो सकते हैं एज एप्रोप्रिएट इन सर्कमस्टेंसेस। ठीक है जी। फिर क्या होगा? ऑडिटर्स ओपिनियन। अच्छा, ओपिनियन में ये नहीं लिखा होगा सिर्फ ओपिनियन अनमोडिफाइड है, जब उसमें क्या पहले लिखा होगा हमने क्या किया है, हमने ऑडिट किया है। किसका ऑडिट किया है? इस कंपनी की इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का जो इस साल जिनका ईयर एंड ये है, इस कंपनी की एबीसी कंपनी की इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो, नोट्स, अकाउंट्स का फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर। पहले इंट्रोडक्टरी देंगे, फिर उसके बाद देंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट स्टूडेंट फेयर व्यू प्रेजेंट करती है कि नहीं। ओपिनियन से पहले ये बताएंगे ओपिनियन दे किस चीज पे रहे हैं, समझ रहे हैं? ऑडिटर ओपिनियन आ गया, पहले यही था। अगला पैराग्राफ बोले, गैस करें क्या है? बेसिस फॉर ओपिनियन में क्या कहेगा? बेसिस फॉर ओपिनियन में कहेगा मैं ओपिनियन किस बेस पे दे रहा हूं, सुन लो। आप समझ रहे हो मैंने रिश्वत ली है, ये है बेसिस ऑफ ओपिनियन, गलत। आप समझ रहे हो मैंने घर बैठ के रिपोर्ट साइन की है, बेसिस ऑफ ओपिनियन मेरे पास कुछ भी नहीं है, गलत। मेरे पास बेसिस, मैंने क्या क्या किया, मेरे ओपिनियन की बेस है, क्या बुनियाद है मेरे ओपिनियन की, कि मैंने अपना ऑडिट आईएसए के मुताबिक किया है, और सिर्फ ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स के मुताबिक नहीं। मैं सिर्फ ऑडिटर नहीं हूं, मैं इंडिपेंडेंट ऑडिटर हूं। मैंने सिर्फ ऑडिटिंग स्टैंडर्ड नहीं फॉलो किए, मैंने कोड ऑफ एथिक्स भी, एथिकल रिक्वायरमेंट्स भी फॉलो किया। एथिकल रिक्वायरमेंट्स क्या बताती हैं? ऑडिटर कैसे इंडिपेंडेंट होगा। भाई एथिक्स किस में होनी चाहिए? टीचर्स में होनी चाहिए कि स्टूडेंट्स में? दोनों में होने चाहिए। अकाउंटेंट में भी एथिक्स होनी चाहिए। अकाउंटेंट के एथिक्स आप अकाउंटिंग में पढ़ते हैं, टैक्स वालों के भी एथिक्स है, टैक्स में पढ़ते हैं, ऑडिट वालों के एथिक्स ऑडिट में पढ़ेंगे। हमने ऑडिटिंग स्टैंडर्ड को भी फॉलो किया है, हमने एथिकल रिक्वायरमेंट्स को भी फॉलो किया है, और हमारे पास एविडेंस है, सबूत है, कहोगे तो पेश कर देंगे हमारे पास, और सबूत भी ऐसा वैसा नहीं, सफिशिएंट एप्रोप्रिएट। ठीक है। और मजीद हमने और क्या क्या काम किए हैं, अगर मजीद तो बकिया सफा नंबर आगे
ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी में मुलाजा फरमाओ, मेरा दिल और तो बड़ी बातें करने को चाह रहा है लेकिन पैराग्राफ में जगह कम है, इसलिए अगर तुम ये चाहते हो ना मजीद मैंने क्या काम बेसिस क्या है तो ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी सेक्शन पढ़ दो, उधर तुम्हें पता चलेगा। क्या क्या पता चलेगा? ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी सेक्शन में कोई सी 3 इन्फॉर्मेशन बता दीजिए जो ऑडिटर कहता है मेरी जिम्मेदारी है, मैंने काम किया। अभी पढ़ी है ना? रीजनेबल एश्योरेंस और अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल करेक्ट 2, काउंटिंग पॉलिसीज एंड एस्टिमेट्स 3, गोइंग कंसर्न 4। शाबाश, बिल्कुल ठीक। तो कह रहा है मैं और भी बताना चाह रहा हूं लेकिन जगह कम है, बाकी तुम ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी में पढ़ दो। तो क्या ऑडिटर के पास जो ऊपर ओपिनियन दे रहा है उसकी बेसिस है? क्या बेसिस? आईएसएस बेसिस है। क्या बेसिस है? कोड ऑफ एथिक्स बेसिस है। ठीक है, क्या बेसिस है? सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस है। और भी बेसिस वो किधर पढ़ लो? बेसिस फॉर ओपिनियन। क्लियर? फिर इसके बाद ये इसने ड्राफ्ट दिया है, आपको समझा रहा है। यहां पे तो कह रहा है मैंने आपको टू दी पॉइंट बताया ना कि ओपिनियन पैराग्राफ में क्या क्या होता है पूरा। अगर आपने स्टैंडर्डाइज्ड वर्ड में पढ़ना है ना, समझना, तो ये है ओपिनियन पैराग्राफ छाप दिया आगे। अगर बेसिस फॉर ओपिनियन में मोटा मोटा देखना है हेडिंग के साथ की पॉइंट्स क्या क्या होता है तो ये पढ़ लो। और अगर आप चाहते हो आप इस काबिल हो जाए कि प्रैक्टिकल रिपोर्ट में बेसिस फॉर ओपिनियन ड्राफ्ट कर सको तो फिर ये याद कर लो। समझ रहे हैं? ऊपर भी बेसिस फॉर ओपिनियन है, नीचे भी बेसिस फॉर ओपिनियन। फर्क क्या है? इधर वो समरी बता रहा है कि क्या क्या चीजें डिस्कस करेंगे, यानी इधर सिर्फ बुलेट फॉर्म में है, इधर सेंटेंस फॉर्म में है। पढ़ के देख लीजिएगा, ये जो ऊपर बातें यही नीचे बातें होंगी। ऊपर भी ओपिनियन है, नीचे भी ओपिनियन है। क्या फर्क है? ऊपर बुलेट्स फॉर्म में है, नीचे उसने सेंटेंस फॉर्म में लिख दिया। पढ़ के देख लीजिएगा, बातें वही होंगी, जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, सिर्फ नीचे सेंटेंस फॉर्म में दिया उसने। अब एक काम करना है आपने, इसके साथ टिक लगाए, ड्राफ्टिंग के साथ टिक लगाए। यह आपने ज़बानी याद करना है। आज आपने ज़बानी याद करना है। ये आपको इस काबिल नहीं बनाना। अच्छा नहीं, आपने फिक्र नहीं कर सके मेरी बात। मैंने बोला था मैंने आपको इस काबिल बनाना है कि ऑडिट रिपोर्ट आप खुद से लिख सकें। ये मेरी जिम्मेदारी। आई क्या कहता है, ये सिखा के भेजना, वरना मैं बच्चे को उड़ा के रख दूंगा। हाँ कहा, तेरी ऐसी कैसे उड़ा के रखे? कैसे? हम याद करके जाएंगे, सारी रिपोर्ट याद नहीं करेंगे, सिर्फ चंद एक पैराग्राफ, 4 पैराग्राफ काफी है, कर लेंगे। या पूरी रिपोर्ट में 4 पैराग्राफ, 2 पैराग्राफ, ये 2 पैराग्राफ याद कर लें। और फिर इसके बाद 2 और पैराग्राफ हैं, एक 2.5 लाइन का है, एक 1.5 लाइन का। टोटल बता देता हूं आपको, देखिए छुपाने से क्या फायदा। टोटल 5 पैराग्राफ आपने याद करने हैं। 2 पैराग्राफ ये हैं, ये 2 हैं। ओपिनियन पैराग्राफ अलग है, बेसिस फॉर ओपिनियन। 2 पैराग्राफ ये है, 3 पैराग्राफ और है। एक पैराग्राफ है तकरीबन 4.5 लाइंस का, एक पैराग्राफ है 2.5 लाइंस का, एक पैराग्राफ है 1.5 लाइंस का। इस हाँ नहीं, इसी फॉन्ट में, इसी हाँ फॉन्ट यही है। नहीं फॉन्ट डबल नहीं, इसी फॉन्ट में। यानी समझ लीजिए कि 2 पैराग्राफ ये हैं और बाकी के 3 सारे मिलाएंगे ना तो ये इस एक पैराग्राफ के बराबर बनेंगे। इतना को याद कर लेंगे, बाकी कुछ नहीं याद करवाऊंगा ज़बान में। बाकी सिर्फ आपसे कहूंगा हेडिंग वोडिंग याद कर लें, मोटा मोटा की पॉइंट्स याद कर लें, बाकी लिख देना। इतना तो याद कर लेंगे, पक्की बात है। आपका आज का टारगेट, आज आपने ये ओपिनियन और बेसिस फॉर ओपिनियन पैराग्राफ याद करना है। याद कर लेंगे जी? देख लें, रोजे में वादा कर रहे हैं, हाथ उठा के वादा। ना ऐसे नहीं वादा, ऑनलाइन वाले स्टूडेंट भी हाथ उठाएं। मैं शपथ के अगले 24 घंटे में, इस लेक्चर के अगले 24 घंटे में ओपिनियन और बेसिस फॉर ओपिनियन पैराग्राफ याद करूंगा। ठीक है? जितना, अच्छा अब देखें, जितना हो सके। अब जाहिर है परफेक्ट नहीं होगा, याद करें तो भूल जाएंगे, कोई बात नहीं। कम से कम एक दफा याद करके लिख लीजिएगा। कल आपने मैं ये चेक करूंगा कि क्या आपने, लेकिन लिखना ज़बानी है। पहले 1 घंटा 1.25 घंटा प्रैक्टिस कर लें। देखिए छोटे होते थे बड़े बड़े मजमून याद कर लेते ना मैट्रिक में, बड़ी बड़ी समरी याद करते थे, वो एक दिन में भी याद करते टेस्ट। ये तो कुछ भी नहीं। स्टोरी, थर्स्टी क्रो की स्टोरी याद की थी ना, ये खुद बताइए, उससे छोटी है कि उससे बड़ी है? उससे छोटे है। आपका क्रो कम थर्स्टी होगा, हमारी किताब का क्रो ज्यादा थर्स्टी था। वो ही फ्लू इन सर्च ऑफ वाटर हियर एंड देयर, वो भी था। हाँ शाबाश। तो उसी तरीके से आपने इसको याद करना। आगे चलते हैं, पिक्चर अभी बाकी है ना की ऑर्डर मैटर। अच्छा ये तो आपको पता है की ऑर्डर मैटर। अभी मैं ये कोई गड़बड़ वाला मसला नहीं है, ये वो मसला है जो ऑडिटर ने बड़ी मेहनत मुशक्कत करके सीधा कर लिया है। लेकिन मेहनत मुशक्कत तो पड़ी ना। तो की ऑर्डर मैटर पैराग्राफ यूजर को ये बताने के लिए है कि हम कितना काम करते हैं, हम कितना काम करते हैं। की ऑर्डर मैटर। अच्छा अदर इंफॉर्मेशन कह रहा है, की ऑर्डर मैटर में डिटेल में आपको बाद में पढ़ाऊंगा, इसी चैप्टर के अगले लर्निंग ऑब्जेक्टिव में। ठीक है? लेकिन आपको बेसिक कंसेप्ट पता चला कि ऑडिट मैटर होता क्या है। अदर इंफॉर्मेशन है डायरेक्टर्स बोर्ड, ये अदर इंफॉर्मेशन है, ये भी कंसेप्ट समझ आ गया। डायरेक्टर्स बोर्ड का क्या, डायरेक्टर्स बोर्ड में अगर झूठ बोले हो डायरेक्टर ने
हमें बताने चाहिए कि नहीं? क्यों? हम तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के जिम्मेदार हैं। पब्लिक ये चीज, शाबाश शाबाश, निकाले 50 रुपए। अच्छा पढ़ाया ना मैंने, तो मुझे नाम नहीं मिलना चाहिए क्या? नहीं, मैंने बताया ना। अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मैनेजमेंट फॉर, अच्छा ये क्या लिखा है? नॉट इन सिलेबस ऑफ कैफेड। ये सीफैप में होगा, लेकिन आपके आईकैप के क्वेश्चन बैंक में 2 क्वेश्चन है जिसमें ये कंसेप्ट यूज किया है, तो सिलेबस में नहीं है। मैं आपको पढ़ाऊंगा, क्या क्या बताऊं आपको, आईकैप क्या क्या करता है आपके साथ। छोड़े आपको पता भी नहीं है, छोड़े मारा। अच्छा आगे चलते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये अदर इंफॉर्मेशन सिलेबस में नहीं है। फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, इंटरनल कंट्रोल की कोई। अच्छा यहां पे तो हम एलिमेंट्स पढ़ रहे हैं ना, तो ये तो बुलेट फॉर्म में है, लेकिन रिपोर्ट जो हमने अभी देखी थी उसमें तो ऐसा नहीं था, उसमें तो किसी और तरीके से था। वो कंसेप्ट यही है, सेंटेंस फॉर्म में बताया हुआ है। आपने सिर्फ आज रीड कर लीजिएगा, याद सिर्फ आपने ओपिनियन और बेसिस फॉर ओपिनियन नहीं करना वही, लेकिन जो रिपोर्ट आपके साथ में शेयर करूंगा ना व्हाट्सएप पे, सिर्फ एक दफा रीड कर लीजिएगा सवाब की नीयत से। नियत ये रखनी है कि ये पढ़ के हम इंशाल्लाह पेपर पास करेंगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेंगे, रिज़्क़ हलाल कमाएंगे और दूसरों की मदद करेंगे, अपनी भी मदद करेंगे। तो नियत ये रखनी है, इस नियत के साथ पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह उम्मीद है सवाब मिल जाएगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट के बाद क्या? रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर। अच्छा इसमें क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? कह रहा है मैं पहले तो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव बताऊंगा, ऑडिटर का ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या है, फिर बताऊंगा ऑडिटर की और मजीद रिस्पॉन्सिबिलिटी भी। उसमें क्या क्या? रिस्क आइडेंटिफाई करना है, असेस करना है, प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं एविडेंस ऑब्टेन करने के लिए, इंटरनल कंट्रोल की अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करनी है, अकाउंटिंग पॉलिसी एस्टीमेट्स देखने हैं, गोइंग कंसर्न देखनी है, ओवरऑल रिप्रेजेंटेशन देखनी है, कम्युनिकेशन में 2 साल गवर्नेंस के जो 1, 2, 3 पैराग्राफ थे वो भी देखना, वो भी जिम्मेदारी में शामिल। ये सारी चीजें थी ना, लेकिन उधर तो इतनी बड़ी बड़ी करके लिखी हुई थी, इधर एक एक लाइन में निपटा रहा है। समरी, ये सिर्फ की पॉइंट्स हैं। ये सारी चीजें आपको याद करने की जरूरत नहीं है। लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 याद सिर्फ क्या करना है? ओपिनियन। ये सिर्फ रीड कर लें इसको, पहले इसको रीड करें ताकि आपको पता चल जाए डिस्कस क्या क्या हो रहा है। फिर वो ऑडिट रिपोर्ट का प्रैक्टिकल फॉर्मेट आपको पता चल जाएगा, ये थ्योरेटिकल कंसेप्ट प्रैक्टिकली कैसे यूज होता है। तो घर जाके क्या करना है? स्टेप नंबर 1 लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 पूरा पढ़ना है। फिर स्टेप नंबर 2 ऑडिट रिपोर्ट एक दफा पढ़ लीजिएगा। उसमें ऑडिट रिपोर्ट में 30% चीजें भी समझ आ गई ना, अभी तक का हक अदा हो गया, लेकिन पढ़े एक दफा सारी लेनी है ताकि नजर से गुजर जाए। फिर उसके बाद ओपिनियन और बेसिस फॉर ओपिनियन पैराग्राफ दबा के उसको रटा लगाना आपने। अब क्या है आगे? अभी 10 मिनट है, ठहर जाए। ये आपको पता है ऑडिट का टाइम पिछले सेशन में 1 घंटा 10 मिनट होता था, 1 घंटा 30 मिनट करवाया, कुछ तो वजह होगी, ताकि मैं अपनी तसल्ली के साथ सुकून से आपको कंसेप्ट निपटा के कर। वरना पहले क्या होता था कि कभी कभार ऐसा भी होता था कि कुछ चीजें घर जाके भी पढ़नी पड़ती थी आपको, आप नहीं पढ़ते थे, समझ नहीं आते। लोग अच्छा मुझे बताइए, आपसे सवाल पूछता हूं, आंखें बंद करके जवाब देना। आंखें बंद कर, आंखें बंद कर, एक आंख खोल ले भाई, ये ना मुझे मोबाइल चोरी हो गया सर। एक आंख बंद करके, ऑडिट यानी इस तरफ नहीं देखना आपने। ऑडिट रिपोर्ट के अंदर बहुत से एलिमेंट्स हैं, सबसे लेंथी एलिमेंट कौन सा है? ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी पैराग्राफ, सबसे लेंथी, घर जाके देख लीजिएगा सबसे। इसीलिए उसके प्लेसमेंट के लिए स्टैंडर्ड ने 3 जगह बताई हैं। नंबर 1 रिपोर्ट के अंदर ही बड़ा करके दे दो, रिपोर्ट बड़ी हो जाएगी, 2 सफों की रिपोर्ट 5 सफों की बन जाएगी। पहली ऑप्शन क्या है? लोकेशन ऑफ ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी, पहली ऑप्शन क्या है? रिपोर्ट के अंदर ही दे दो, विद इन द बॉडी ऑफ द रिपोर्ट। दूसरी ऑप्शन क्या है? अपेंडिक्स के तौर पे दे दो। अपेंडिक्स का मतलब क्या? रिपोर्ट के साथ नीचे अटैच कर दो कि भैया हर ऑडिट के केस में रिस्पॉन्सिबिलिटी तो सेम है। मिचल्स की ऑडिट रिपोर्ट पड़ी, ऑडिट रिस्पॉन्सिबिलिटी वही, पीटीसीएल की रिपोर्ट पड़ी वही, मिलर ट्रैक्टर्स की ऑडिट रिपोर्ट पड़ी, ऑडिट रिस्पॉन्सिबिलिटी वही, ठीक है। तो सबकी जब ऑडिट रिस्पॉन्सिबिलिटी सेम, क्योंकि स्टैंडर्ड ने बताई है ना, तो खुद बताइए हर ऑडिट रिपोर्ट में आएगी, यूजर बोर नहीं हो जाएगा। तो स्टैंडर्ड ने कहा इसीलिए 3 ऑप्शन, पहली ऑप्शन रिपोर्ट के अंदर ही दे दो, यूजर बोर होता है तो उन्हें दो, जैसे पाकिस्तान में यही प्रैक्टिस है। लेकिन स्टैंडर्ड 2 ऑप्शन दी, क्या? हेडिंग दे दो, इधर मोटी मोटी रिस्पॉन्सिबिलिटी बता दो, इसमें सोर्स वाली, फिर लिखो बकिया अपेंडिक्स में ढूंढे, अपेंडिक्स में दे दो। तीसरी ऑप्शन, ना विद इन द बॉडी ऑफ द रिपोर्ट दो, ना अपेंडिक्स में, किसी रेगुलेटर की वेबसाइट पे, जैसे आईकैप की वेबसाइट, एससीसीपी की वेबसाइट पे, तो उस वेबसाइट का रेफरेंस दे दो। वेबसाइट का रेफरेंस का मतलब लिंक दे देते हैं हम कि रिपोर्ट के अंदर हेडिंग आती है ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी, बड़ी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि रीजनेबल एश्योरेंस, और फिर नीचे एक वेबसाइट का लिंक आ जाता है और कहा जाता है बकिया रिस्पॉन्सिबिलिटीज, क्लिक करें और उधर पहुंच जाए। क्लियर? लेकिन स्टैंडर्ड ने 3 ऑप्शन दिया, पाकिस्तान में कौन सी ऑप्शन चलती है? इसलिए आप पाकिस्तान की कोई भी ऑडिट रिपोर्ट डाउनलोड कर लीजिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको उसके अंदर टका के 5 से 3 सफों की रिपोर्ट बड़ी आसानी से 5 सफों की बना देते हैं। अच्छा, अदर लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, ये कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं जो एससीसीपी ने मैनेजमेंट की लगाई है? तो हमारा क्या ताल्लुक है? हमने चेक करके बताना है। इसका मतलब है हमारी ऑडिट रिपोर्ट के एक तरह से 2 हिस्से हो गए। कौन कौन से? एक हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वाला लगा और एक अदर लीगल रेगुलेटरी वाला लगा। अब ये वही 4 बता रहा है, देखिए वो प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंफर्मड विद कंपनीज एक्ट,
ज़कात और इन्वेस्टमेंट वगैरह। फिर नीचे देखिए सिग्नेचर और नेम आ गया। स्टैंडर्ड 3 ऑप्शन देता है कि जो साइन करने हैं फर्म के नाम से भी कर सकते हैं, पर्सनल नेम से भी कर सकते हैं, दोनों भी कर सकते हैं। पाकिस्तान में क्या प्रैक्टिस चलती है? फर्म के नाम से। ठीक है, ऑडिट फर्म के नाम से भी हो सकता है, पर्सनल नेम ऑफ ऑडिटर भी, दोनों साइन कर दो, दोनों एक पाकिस्तान फर्म नेम से एज एप्रोप्रिएट कह रहे हैं ना लोकल ज्यूरिसडिक्शन। तो एज पाकिस्तान की जो लोकल ज्यूरिसडिक्शन है उसमें ये है एप्लीकेबल। फिर कह रहा है लिस्टेड कंपनीज है तो एंगेजमेंट पार्टनर का नाम भी लिखो, देखा था ना। अनलेस देयर इज सिग्निफिकेंट पर्सनल सिक्योरिटी, जान का खतरा हो फिर ना लिखो, जान का खतरा हो। अफगानिस्तान में कोक ऑडिट करने के लिए गए, उधर उन्होंने कहा अगर कोक की मॉडिफाइड रिपोर्ट दी ना तेरे को नहीं छोड़ेंगे हम। भाई अब हमें नहीं कहा था, मिसाल वैसे ही दे रहा हूं। अब आप क्या क्वालिफाइड ओपिनियन दे देंगे? धमकी मिल गई आपको, क्वालिफाइड ओपिनियन बनता अनमोडिफाइड है, स्टैंडर्ड कहता है अनमोडिफाइड ओपिनियन दे दो, लेकिन एंगेजमेंट पार्टनर का नाम ना लिखो ताकि उन्हें पता ही ना चले कि किसने दिया। वो 25 के 25 पार्टनर को तो ढूंढ के मारने से रहे, तो एंड पे माफी दे देंगे। अगर जान का खतरा हो, ऐसे मिसाल दे रहा हूं, ऐसे होता नहीं है, मैं वैसे मिसाल दे रहा हूं। अफगानिस्तान में हरगिज इस तरह की प्रैक्टिस नहीं चल रही। पाकिस्तान की मिसाल देता ये ना कल को मैं लेक्चर पढ़ाने आ ही ना पाता, इसलिए मैंने पाकिस्तान की मिसाल इसलिए नहीं दी, अफगानिस्तान की फिट कर दी। आगे चलते हैं। ये पर्सनल सिक्योरिटी थ्रेट समझ आ गया। नेम ऑफ एंगेजमेंट पार्टनर होना चाहिए, है भी, अभी बोर्ड नहीं देखी आपने, है भी, लेकिन किस सूरत में नहीं देना। डेट ऑफ ऑडिट वो डेट देते हैं, अभी देखिए डेट ना 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 ना। जिसने ऑडिट का कंसेप्ट गलत पढ़ा है ना वो ये कहेगा साइन कब करनी है, डेट कौन सी लिखनी है, जिस दिन साइन करना है। जिसने ऑडिट का कंसेप्ट सही पढ़े है ना वो कहेगा सर साइन उस दिन करेंगे जिस दिन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन कर चुके होंगे, जिस दिन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस कंप्लीट हो गया होगा उस दिन साइन करना है। वो डेट लिखनी है। कौन सी डेट लिखनी है? डेट यही तो बताती है कि ऑडिटर का एविडेंस इस साल कंप्लीट हुआ। डेट ये नहीं बताती कि एक्चुअली रिपोर्ट कब क्लाइंट को दी। डेट असल में टेक्निकली, हालांकि सेम डे दे देते हैं हम, टेक्निकली डेट क्या बताती है? इस दिन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस कंप्लीट। और अगर कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रूव करनी होनी थी वो भी इस डेट से पहले हो चुकी हैं। अगर कोई सब्सिक्वेंट इवेंट्स देखने थे वो भी, यानी हर तरह का एविडेंस हम इस डेट से पहले हासिल कर चुके हैं। इस डेट के बाद आपने अच्छा आपको एक छोटी सी मिसाल बताता हूं कि ये डेट कितनी अहम होती है। स्टैंडर्ड कहता है ये जो डेट है रिपोर्ट के अंदर डेट है ना, आपने जो प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं, जो एविडेंस ऑब्टेन करना है, इससे पहले पहले कर लो, इसके बाद नहीं। ऐसा नहीं होगा कि रिपोर्ट दे दी और आप अभी भी ऑडिट कर रहे हैं। एक बड़ी फर्म के एक पार्टनर और एक सीनियर मैनेजर था, उन्होंने क्या काम किया, सिर्फ इतना, ऑडिट रिपोर्ट के बाद कुछ प्रोसीजर परफॉर्म पहले नहीं किए थे, ऑडिट रिपोर्ट दे दी और ऑडिट रिपोर्ट के बाद वो प्रोसीजर उन्होंने परफॉर्म किए। इस बेस पर उनका लाइसेंस कैंसिल हो गया था। लाइसेंस में 5 साल या 3 साल, एक को 5 साल या एक को 3 साल के लिए बैन कर दिया गया था। जेल नहीं हुई थी, लेकिन उनको प्रैक्टिस आई का केस नहीं, वैसे का केस में जेल नहीं हुई थी। लेकिन आप इमेजिन कर सकते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट को घर बैठा दिया जाए, उसके लिए खुदकुशी के बराबर ही है ये। प्रोफेशनल तो उसकी सारी रेपुटेशन डाउन हो गई। तो ये डेट इसलिए खास तौर पे, इससे पहले जो करना कर लो, इसके बाद अगर आपने एक सफा भी किया ना तो इसका मतलब है ये डेट जब सारा एविडेंस कंप्लीट हो गया ना तब की डेट डालनी है। ये नहीं क्लाइंट जल्दी कर रहा है तो हम कहते हैं क्लाइंट को रिपोर्ट अभी दे देते हैं, प्रोसीजर कल परसों कर लेंगे। ना 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 ना, पहले प्रोसीजर एविडेंस फिर रिपोर्ट। अब आपने ये नहीं पूछना कि ये कैसे पता चलता है कि कौन सा वर्किंग पेपर पहले परफॉर्म हुआ था, कौन सा बाद में, ये पूछेंगे। ज्यादातर काम मुझे बताइए आजकल रिटर्न फॉर्म में होता है प्रैक्टिस में कि कंप्यूटर पे वर्ड को ओपन करके क्लोज कर लें, दोबारा ओपन करें आपको बता देगा, बल्कि क्लोज ही रहेगी ना आपको बता देगा लास्ट टाइम कब ओपन हुई है। एडिट हिस्ट्री होती है, आईटी में कंट्रोल होता है, लॉग, हर डॉक्यूमेंट का लॉग मेंटेन होता है, कब इसने किसने एडिट किया वो लॉग से पता चल जाता है। कभी देखा है, नोट किया है? वर्ड पे जाकर किसी भी डॉक्यूमेंट को देख लीजिएगा, उसके साथ लिखा होता है लास्ट टाइम कब ओपन हुई, कब किसने चेंज किया। ऑडिटर एड्रेस, ऑडिटर का एड्रेस से क्या मुराद है? सिटी नेम, सिटी नेम जहां पे फर्म नहीं, एंगेजमेंट पार्टनर का ऑफिस। जैसे ये फर्गूसन है, इसके तो 3 है गालबन, एक इस्लामाबाद में, एक कराची में, एक लाहौर में। तो कराची क्यों लिखा? क्योंकि वो जो एंगेजमेंट पार्टनर था ना वो कराची का बंदा था, उसका ऑफिस कराची में था। क्लियर? अच्छा बस ये बाकी ये नहीं आपको बता रहा, एडिशनल एलिमेंट्स नहीं बता रहा। बताइए क्या आपको पता चल गया कि टिपिकल ऑडिट रिपोर्ट के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं? yes, हर एलिमेंट के अंदर क्या क्या इंफॉर्मेशन होती है, कुछ आइडिया हो गया? बताइए इनमें सबसे अहम एलिमेंट कौन से हैं? ओपिनियन और पढ़ने सारे हैं, रिपोर्ट भी सारी पढ़ लीजिएगा एक दफा, याद की कौन से करने हैं, सिर्फ पहले दो। और ये ज़हन में रखिएगा, ऑडिटर अपने ऑडिट एंगेजमेंट में सैकड़ों वर्किंग पेपर, सैकड़ों कागज बनाता है। ये वो कागज है जो सबसे अहम है, इसलिए आपने भी इसको इसी अहम समझते हुए पढ़ना है। समझ सिर्फ 30% भी आ गया तो बहुत है, ठीक है, लेकिन पढ़ना है। और याद कौन कौन सा करना है, मैं कर लेंगे याद। चलिए आज का लेक्चर यहाँ खत्म करते हैं।
अल्लाह हाफिज़।